Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the computer networks. This is the part 3 of the introduction to computer networks we were studying in the last week. So अभी तक हमने नेटवर्क की बेसिक्स और उसके कंपोनेंट्स और उसके जो डिफरेंट टोपोलॉजीज़ और जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में देखा। फिर हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा कि इंटरनेट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे वर्क करता है। तो अभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे कि हाउ डज़ द इंटरनेट एक्चुअली वर्क। मतलब ये तो हमने पढ़ लिया कि इंटरनेट जो है दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स और ये सारे कंप्यूटर्स को जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। लेकिन ये कैसे करता है ये चीज़ हमने आज देखनी है। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लाइक देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, then there is a thing called as IP address, there is a domain name, URL, client and server, all these things they make up the internet to work. सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटोकॉल्स क्या क्या हो सकते हैं। प्रोटोकॉल्स आर द स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स दैट डिफाइन हाउ कंप्यूटर्स कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डाटा। मतलब वो रूल्स जो कि ये डिफ़ाइन करते हैं कि कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे और डाटा कैसे एक्सचेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरा कंप्यूटर है, आप लोगों के पास कंप्यूटर्स हैं जो कि जिसकी मदद से हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं एंड वी आर शेयरिंग डाटा। मतलब मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और आप उसको स्क्रीन को व्यू कर रहे हैं। तो ये किसी ख़ास प्रोटोकॉल्स के तहत हो रहा है कि कंप्यूटर्स हमारे आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से कैसे डाटा शेयर करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। देन देयर इज़ एन IP एड्रेस, इट इज़ कॉल्ड एज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP address is a unique number used to identify computers on the internet. IP address क्या होता है? ये एक यूनिक नंबर होता है। जिस तरह आपके पास जो हर बंदे के पास सेल फ़ोन्स हैं, सेल फ़ोन के अंदर एक सिम कार्ड होता है और इसका एक यूनिक नंबर होता है और वो नंबर आप ही के लिए यूनिक है, वो दुनिया में किसी दूसरे बंदे का वो सिम कार्ड का नंबर नहीं होता। तो कोई बंदा उस नंबर पे कॉल कनेक्ट करता है तो वो आप ही के फ़ोन को मिलती है। तो इसी तरह IP एड्रेस भी हर कंप्यूटर का एक स्पेसिफ़िक एड्रेस होता है जिसकी मदद से वो आउटसाइड कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और वो यूनिक होना चाहिए। मतलब एक नेटवर्क के ऊपर दो कंप्यूटर्स के एक जैसे IP नहीं हो सकते। देन देयर इज़ अ डोमेन नेम। डोमेन नेम इज़ अ स्ट्रक्चर्ड नेमिंग सिस्टम टू लोकेट कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। एक तो लोकल एरिया नेटवर्क है और एक है जो ऑल ओवर द इंटरनेट। अगर आपको किसी कंप्यूटर को फाइंड करना हो तो वो फिर उसके डोमेन नेम लाजमी है जिसकी मदद से उसको हम फाइंड कर सकते हैं। फिर देयर इज़ अनदर थिंग कॉल्ड एज URL. URL is the Uniform Resource Locator. It is a uniform naming scheme that specifies unique addresses of internet resources. मतलब कोई भी जो इंटरनेट के रिसोर्सेज हैं, वेबसाइट्स हैं या और जो उसके टूल्स हैं, मल्टीमीडिया है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, उसको URL कहते हैं। इसकी भी आगे डिटेल्स हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। एंड देन देयर इज़ अ क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क मॉडल जिसमें जितनी इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं मोस्टली ऐसे ही वर्क करती हैं। अब हम इन चीज़ों की डिटेल को देखते हैं। सबसे पहले है जी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP इसको ऐसे लिखते हैं। The internet is a packet switching network that uses TCP/IP as its core protocol. इंटरनेट आपको पता है कि एक पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है और ये TCP/IP को इस्तेमाल करता है एक कोर प्रोटोकॉल के। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका प्रोटोकॉल है वो TCP/IP है। What is TCP/IP? It is a suite of protocols that govern network addresses and the organization and packaging of information to be sent over the internet. ये बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हैं, लेट से आप एक मैसेज टाइप करते हैं, आप एक ईमेल टाइप करते हैं, अब उस ईमेल को कैसे सेंड करना है ये TCP/IP गवर्न करेगा कि उस मैसेज को कैसे आपने सबसे पहले उसके पैकेट्स बनाने हैं एंड देन यू हैव टू ट्रांसमिट दोज पैकेट्स ओवर द इंटरनेट। और फिर जो रिसीविंग कंप्यूटर है उसके पास वो पैकेट्स जाएंगे
तो वो उसको कैसे डिकोड करेगा या उसमें से डाटा दोबारा कैसे रिट्रीव करेगा। तो ये सारा जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ गवर्न्ड बाय TCP/IP। सो व्हाट डज TCP डू? इट कंट्रोल्स द फ्लो एंड रिकवरी ऑफ पैकेट्स। मतलब वो जो पैकेट्स डाटा के बनाए जा रहे हैं उनका फ़्लो कैसे होगा और उनकी रिकवरी कैसे होगी। मतलब जब पैकेट्स रिसीव होंगे तो उनको रिकवर करके उनमें से डाटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ये चीज़ TCP कंट्रोल करता है। और IP क्या करता है? एड्रेसिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स। मतलब ये एक्चुअली एड्रेस बताता है। जिस तरह आप देखें कि एक लेटर कोई भेजते हैं तो उसके ऊपर एक एड्रेस लिखते हैं आप कि ये लेटर फ़लाँ बंदे को मैंने भेजना है, तो उसका एड्रेस लिखा होता है तो वो वहीं पे जाता है। इसी तरह IP जो है ना वो एक्चुअली एड्रेसिंग है कि वो पैकेट कहाँ पे भेजना है, उस जगह का एग्जैक्ट IP एड्रेस उस पैकेट को बताना है कि ये आपने वहाँ पे जाना है। तो इस तरह से कंप्यूटर्स आपस में डाटा जो है वो शेयर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। फिर और प्रोटोकॉल्स हैं कुछ, जिस तरह HTTP दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें आप देखें कि ये दूसरा प्रोटोकॉल 2 दफ़ा लिखा हुआ है, ये एक ही दफ़ा होना चाहिए। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट्स। जो आपको कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, लेट्स से google.com खोलते हैं या और कोई विकीपीडिया की वेबसाइट खोलते हैं, तो उसके अंदर जो आपको सारी टेक्स्ट और वो जो इमेजेस और ये चीज़ें नज़र आती हैं, ये एक्चुअली कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए लिखी हुई होती हैं? ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि HTML कहलाती है। उसके थ्रू ये सारी चीज़ें जो है ना आपको मिलती हैं और इसके ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू आप तक पहुंचती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़ाइल सेंड करनी है या कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी है, लेट्स से कि आप कोई PDF किसी वेबसाइट पे पढ़ी है, कोई बुक पढ़ी है और वो आप डाउनलोड करते हैं, तो यू विल डाउनलोड इट यूजिंग द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब वो कंप्यूटर फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए उस फाइल को वहाँ से कॉपी करेगा आपकी अपनी डिवाइस के अंदर। जिस तरह आप फ्लैश ड्राइव या कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हैं कंप्यूटर में, वहाँ से कॉपी करके अपनी हार्ड डिस्क में पेस्ट कर लेते हैं, तो वो सिंपल डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो रहा है, आपकी डिवाइस आपके कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है डायरेक्टली। लेकिन अब चूँकि एक फ़ाइल फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री के सर्वर पे पड़ी हुई है और आप वहाँ से अपने कंप्यूटर पे से कॉपी करना चाहते हैं, दैट डाउनलोडिंग मीन्स कॉपिंग दैट फाइल फ्रॉम दी सोर्स टू योर कंप्यूटर। तो अब उसके लिए क्या प्रोटोकॉल होगा? वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रांसफ़र होगी कि वहाँ से यहाँ तक कैसे लानी है, ये उसको FTP बताएगा। देन देयर इज़ टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल अलाउज़ यूज़र्स टू लॉग ऑन टू अ रिमोट कंप्यूटर। मतलब आप फासलाती जो लॉग ऑन है वो कर सकते हैं, मतलब किसी दूर जगह पे बैठे हुए हैं और आपका कंप्यूटर जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या किसी दूसरे कंट्री में है जिस कंप्यूटर पे आपने काम करना है, तो आप उस पे अगर लॉगिन करना चाहें तो आप रिमोट लॉगिन करते हैं। मतलब आप उसके सामने नहीं हैं लेकिन उसकी स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। तो इस चीज़ को टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू जो है वो गवर्न किया जाता है। देन देयर इज़ SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है इसको आप ईमेल्स सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो भी आप ईमेल सेंड करते हैं वो अपने रेसिपिएंट तक कैसे जाती है वो उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, एक ही प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ वन ऑफ दोज प्रोटोकॉल्स जिनकी मदद से आप एक ईमेल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ IP एड्रेस। IP एड्रेस कैसे बना होता है, कैसा दिखता है, ये चीज़ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो IP एड्रेस इज़ ए यूनिक एड्रेस असाइन टू ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी कंप्यूटर जो इंटरनेट पे कनेक्ट होगा तो उसको एक यूनिक एड्रेस असाइन होगा जिसको IP एड्रेस कहते हैं, जिसकी मदद से हम उसको लोकेट कर सकते हैं या उसके साथ डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इट इज़ यूज्ड बाय TCP/IP टू राउट पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडर टू अ लोकेशन ऑन द इंटरनेट। तो IP एड्रेस को इस्तेमाल किया जाता है, TCP/IP जो प्रोटोकॉल है वो उसको यूज़ करता है
और आपके पैकेट्स हैं उन पे जो है ना आईपी एड्रेस लिख के उनको भेजता है कि ये फ़लाँ जगह पे डिलीवर करने हैं, तो वो पैकेट्स वहाँ तक पहुँच जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप कोई जो पोस्ट में कोई चीज़ भेजते हैं या कोरियर के थ्रू भेजते हैं तो उस पर एक एड्रेस लिखते हैं और वो वहाँ पे पहुँच जाती है। सो IP address consists of 4 sets of numbers ranging from 0 to 255। तो IP address जो है ना ये 4 नंबर से बना होता है जिनकी रेंज 0 से लेके 255 तक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक IP एड्रेस लिखा हुआ है 192.168.20.110। अब इस तरह का नंबर एक आपको मिलेगा, इसको IP एड्रेस बोलेंगे। अब इसमें जो पहले जो 2 नंबर हैं दैट डेजिग्नेट द नेटवर्क, ये पहले 2 नंबर आपको बताएंगे कि ये किस तरह का नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है या वाइड एरिया नेटवर्क है या किस तरह का नेटवर्क है। हम इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे चूँकि हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो हम इसको बेसिकली सिर्फ इसी स्लाइड तक रखेंगे। जो 3rd नंबर है ये लोकल नेटवर्क की टाइप को आइडेंटिफाई करता है। मतलब आपके अगर एक इदारा है, लेट्स से एक यूनिवर्सिटी है, उसकी डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं और हर बिल्डिंग के अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क कन्फिगर्ड है, तो ये वाला नंबर उसको ज़ाहिर करेगा कि ये कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क आप उसको करना चाह रहे हैं, उस तक पैकेट सेंड करना चाह रहे हैं, तो ये नंबर उसको असाइन करेगा। और जो लास्ट नंबर होगा दैट विल आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर मशीन, ये मतलब उस कंप्यूटर को करेगा आइडेंटिफाई जो कि एग्जैक्टली जिसकी तरफ आप डाटा भेजना चाह रहे हैं। मतलब ये इसी तरह हुआ कि जिस तरह आप एक लेटर भेजते हैं तो उस पर आप सिटी का नाम भी लिखते हैं, उस पर आप उसका स्ट्रीट का नाम भी लिखते हैं और कंट्री का नाम भी लिखते हैं और फिर उस हाउस का नंबर भी लिखते हैं। तो आप समझें कि ये लास्ट वाला जो है ये हाउस नंबर है और बाकी जो है ना ये उसकी स्ट्रीट है, उसका सिटी है और पहले वाला उसका कंट्री। आप इस हिसाब से इसको समझें तो ये आपको समझ आ जाएगी IP एड्रेस के डिफरेंट पार्ट्स क्यों हैं। नेक्स्ट इज़ द डोमेन नेम। Domain names are the alias or English language equivalent of a computer's IP address। जिस तरह IP एड्रेस जो है वो मैथमेटिकली नंबर्स की फॉर्म में आपको एड्रेस बताता है कि कौन सा कंप्यूटर है उसका ये एड्रेस है, इसी तरह डोमेन नेम जो है ना ये उसका इंग्लिश लैंग्वेज इक्विवेलेंट है। मतलब डोमेन नेम में उस तरह के मैथमेटिकल नंबर नहीं लिखे जाते बल्कि सिंपल इंग्लिश कीवर्ड्स लिखे जाते हैं जिसकी मदद से आप याद रख सकते हैं किसी कंप्यूटर की लोकेशन को। So domain name system allows the use of easier to remember domain names instead of IP addresses to locate computers on the internet। अब आप ज़ाहिर है कि IP addresses याद रखने पड़े आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स के, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर आपको सिंपल डोमेन नेम्स लाइक आप लिखते हैं www.google.com, तो ये एक्चुअली आप उसके सिर्फ डोमेन नेम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके पीछे जो IP एड्रेस है वो कंप्यूटर डोमेन नेम सर्वर जो है वो उसको ट्रांसलेट करके तो बताता है कि कहाँ पे आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करना है। मतलब एक्चुअली देयर इज़ नो प्लेस लाइक google.com। google.com इज़ जस्ट द डोमेन नेम ऑफ द स्पेसिफिक सर्वर दैट हैज़ अ स्पेसिफिक IP एड्रेस। तो जब आप google.com लिखेंगे तो वो रिक्वेस्ट जाएगी डोमेन नेम सर्वर के पास और डोमेन नेम सर्वर जो है वो रिज़ॉल्व करता है, वो आपको बताएगा कि अच्छा आपने ये www.google.com जो लिखा है इसके पीछे ये IP एड्रेस है जहाँ पे आपको पहुँचना है। तो वो उसको एक्चुअल IP एड्रेस आपके कंप्यूटर को बताएगा और आपका कंप्यूटर वहाँ पे कनेक्ट करेगा। तो इस तरह से IP एड्रेसेस को याद करने से बचने के लिए डोमेन नेम्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। डोमेन नेम के भी 2 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ द होस्ट कंप्यूटर एंड सेकेंड पार्ट आइडेंटिफाइज द टॉप लेवल डोमेन। अब ये दोनों क्या हैं ये हम देखते हैं। मतलब इसके जो 2 पार्ट होंगे, पहला पार्ट जो है वो एक्चुअल उस कंप्यूटर को डिफ़ाइन करेगा और दूसरा उसकी टॉप लेवल डोमेन को डिफ़ाइन करेगा। टॉप लेवल डोमेन जो है दैट आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ होस्ट। ये बताती है कि किस तरह का होस्ट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, क्या चीज़ है, ये चीज़ बताता है। तो टॉप लेवल डोमेन 2 तरह की होती हैं, जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स और कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। तो जो जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स हैं लाइक .com, किसी चीज़ के आगे देखें वेबसाइट के आगे .com लिखा होता है तो ये एक जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन है। और लेकिन अगर किसी कंट्री का नाम लिखा है तो वो कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें
.edu अगर लिखा है या .ac लिखा है तो इट मीन्स के दैट टॉप लेवल डोमेन बिलोंग्स टू एन एजुकेशनल और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। इसी तरह .gov लिखा है तो इट्स अ गवर्नमेंट वेबसाइट। .org का मतलब है इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मिलिट्री साइट्स .int इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या .net जो है तो ये नेटवर्क प्रोवाइडर्स को ज़ाहिर करती है जो डोमेन है। इसी तरह कुछ और भी टॉप लेवल डोमेन्स हैं जो कि यहाँ पे दी गई हैं जो कि स्पेसिफ़िक अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को ज़ाहिर करती हैं। ये तो थी जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स। उसके बाद आती हैं कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। आपने देखी होंगी बाज़ वेबसाइट्स जिनके आखिर में .pk है, फॉर एग्ज़ाम्पल दराज .pk। तो .pk स्पेसिफाइज दैट इट इज़ अ पाकिस्तान बेस्ड टॉप लेवल डोमेन, मतलब ये कंट्री बेस्ड टॉप लेवल डोमेन है कि ये इस कंट्री की वेबसाइट है या उस कंट्री के अंदर होस्टेड है ये वाला जो वेब पेज है। तो इस तरह डिफरेंट और कंट्रीज़ की भी टॉप लेवल डोमेन यहाँ पे दी गई हैं। तो इस ये मतलब उसको आपको बताएंगी डोमेन के जो 2 पार्ट्स हैं उनमें से बताएंगी कि आप कहाँ पे आपका कंप्यूटर जाएगा। अभी हम आगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के अंदर देखते हैं कि डोमेन कहाँ पे होती है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि ईच इंटरनेट डॉक्यूमेंट और अ फाइल हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड अ URL। कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल जो इंटरनेट के ऊपर पड़ी है उसका एक ख़ास एड्रेस होता है और उस एड्रेस को URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब URL के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द प्रोटोकॉल, इट लेट्स द कंप्यूटर नो हाउ टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इट रिसीव्स। दूसरा है डोमेन नेम, इट इज़ द इंटरनेट एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर होस्टिंग द साइट एंड स्टोरिंग द डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये उस कंप्यूटर का एड्रेस है जिसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट या वो वेबसाइट पड़ी हुई है जो कि आप देखने जा रहे हैं। और पाथ लेट्स द कंप्यूटर फाइंड विच डायरेक्टरी एंड फाइल टू एक्सेस। मतलब कौन सा, अब आपका कंप्यूटर है उसके ऊपर बहुत सारे फ़ोल्डर पड़े हुए हैं, फ़ोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। तो डेस्कटॉप पे जिस तरह आपने कोई डायरेक्टरी एक बनाई हुई है असाइनमेंट्स की फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसके अंदर एक फ़ाइल रखी हुई है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री असाइनमेंट। तो अब वो फ़ाइल आपके डेस्कटॉप पे पड़ी है उस फोल्डर के अंदर जिसका नाम है असाइनमेंट्स। तो ये एक्चुअली उसका पाथ है कि वो जो फ़ाइल आप एक्सेस करने जा रहे हैं वो सेव कहाँ पे हुई है, तो उसका पाथ भी होना ज़रूरी है। अब ये हम URL को देखते हैं कि URL क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये एक URL लिखा हुआ है, ये वेबसाइट है http://www.amazon.com/books/children.html। अब इसमें HTTP एक्चुअली क्या है? ये प्रोटोकॉल है, जो पहला आपने बताया ना, जो पहला पोर्शन प्रोटोकॉल होगा। इट इज़ एड्रेस ऑफ इंटरनेट सर्वर दैट यूजेस द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये उस सर्वर का एड्रेस है कि वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है। अब उसके बाद जो ये पार्ट है www, इट सिग्निफाइज दैट द साइट इज़ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। ये www का मतलब है कि ये वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा है। अब आगे आता है उसका डोमेन नेम, अमेज़ॉन इज़ द डोमेन नेम, इट इज़ द सेकेंडरी डोमेन नेम। और फिर .com जो है वो टॉप लेवल डोमेन है, ये सिग्निफाई करता है कि ये एक कमर्शियल वेबसाइट है। मतलब जो अभी आपको हमने बताया कि टॉप लेवल डोमेन्स जो हैं वो किस तरह की हो सकती हैं, तो ये एक उसका टॉप लेवल डोमेन को सिग्निफाई कर रहा है। अमेज़ॉन जो है उसका सेकेंडरी डोमेन नेम को बता रहा है। अब उसके अंदर आप अमेज़ॉन के सर्वर तक पहुंच गए। अब एक्चुअली वो फ़ाइल कहाँ पे पड़ी है जो कि आपको चाहिए। अब उस सर्वर के ऊपर एक फ़ोल्डर बना है जिसका नाम है बुक्स/बुक्स का मतलब है सिग्निफाइज द फोल्डर वेयर वेब पेज इज़ लोकेटेड। ये वो डायरेक्टरी है या ये वो फोल्डर है जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी है। और फाइल का नाम क्या है? स्लैश के बाद दोबारा लिखा है children.html। चिल्ड्रन इज़ द एक्चुअल फाइल। .html का मतलब है ये उसकी फ़ाइल टाइप है कि ये फ़ाइल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखी हुई है। अगर ये फ़ाइल PDF होती तो .pdf होता। अगर ये फ़ाइल किसी और टाइप की लाइक वर्ड की डॉक्यूमेंट फ़ाइल होती, docx इसके आगे होता।
तो ये जो लास्ट एक्सटेंशन है ये फ़ाइल टाइप को सिग्निफाई कर रही है, ये फ़ाइल है, ये उसका फ़ोल्डर है, और ये एक्चुअली उस कंप्यूटर का एड्रेस है, डोमेन नेम, और उसका जो टॉप लेवल डोमेन है वो आती है। तो इस तरह से कोई भी जो URL है कोई भी इंटरनेट पे पेज आप देख रहे हैं, कोई फ़ाइल देख रहे हैं, तो उसका एक URL लाजमी होगा। URL उसका वो कंप्लीट एड्रेस होगा जिसकी मदद से हम उस फाइल को इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे उसको मज़ीद अलग-अलग करके लिखा हुआ है कि इस URL के अंदर HTTP क्या है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, www उसके सर्वर का नेम है, इट मीन्स कि इट्स पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, अमेज़ोन सेकेंडरी लेवल डोमेन नेम है, .com टॉप लेवल डोमेन नेम है, बुक्स जो है दैट इज़ द डायरेक्टरी और फोल्डर, चिल्ड्रन इज़ द फाइल नेम, एंड HTML इज़ द फाइल टाइप। सो लास्ट इज़ द क्लाइंट सर्वर। अब जो ये मॉडल इस्तेमाल हो रहा है मोस्टली फॉर accessing the websites and documents on the internet, that is the client server model. So this model is distributed computing architecture used by most internet services, generally classifying hosts on the internet as clients and servers. मतलब ये इंटरनेट के ऊपर क्लासीफाई करता है होस्ट्स को एज इंटरनेट सर्वर्स और क्लाइंट्स। मतलब अब मेरा कंप्यूटर जो है वो एक क्लाइंट है, जो मैं गूगल मीट के कंप्यूटर से कनेक्टेड हूँ आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए, तो वो जो है meet.google.com एक्चुअली सर्वर है जिसके थ्रू मैं आप लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल है कि हम क्लाइंट्स हैं और हम किसी स्पेसिफिक सर्वर से अपनी मर्ज़ी की सर्विसेज हासिल कर लेते हैं। So client programs are used to access internet services provided by host computers running server programs that provide the information or service needed. जो client programs हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए, और सर्वर्स के ऊपर सर्वर प्रोग्राम्स होते हैं, क्लाइंट्स के ऊपर क्लाइंट प्रोग्राम्स होते हैं। और हम क्लाइंट के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जो वेब सर्वर्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने के लिए एक वेब ब्राउज़र होता है। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं लाइक गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये ब्राउज़र्स हैं, वेब ब्राउज़र्स। तो हम वेब ब्राउज़र्स का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसको एक्सेस करने के लिए। तो ब्राउज़र को हम URL देते हैं और वो उस URL के अकॉर्डिंगली हमें वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करके तो हमारे कंप्यूटर पे हमें दिखा देता है। अब नेक्स्ट यही टॉपिक है इसके साथ ही कि व्हाट आर द वेज़ टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। आप इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप उसको हासिल कैसे कर सकते हैं, ये अभी हमने इसमें देखना है। इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन फाइंड करने में सबसे पहले आ जाता है नेट सर्फिंग। नेट सर्फिंग का मतलब है कि आप रैंडमली इंटरनेट को मतलब देखे जा रहे हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स खोल रहे हैं, क्लिक्स कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन को एज रैंडमली देख रहे हैं, कोई स्पेसिफिक आपका पर्पज़ नहीं, तो उसको नेट सर्फिंग कहते हैं। अब अगर आपको एक वेबसाइट का एड्रेस पता है, जिस तरह आपको पता है कि आपने गूगल मीट खोल या जीमेल की इनबॉक्स खोलना है तो gmail.com लिखेंगे, ये अब आपको एग्जैक्ट URL उसका मालूम है। तो एग्जैक्ट URL मालूम हो तो दैट इज़ द क्विकेस्ट वे टू फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। लेकिन अब आपको एग्जैक्ट URL याद होना चाहिए, या दूसरा तरीका है कि आप सर्च टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर आपको पता है बेशुमार सर्च टूल्स हैं and they can assist you in locating the information you need among the vast amount of information available on the internet. इंटरनेट के ऊपर जो कि आपको इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है उसमें से जो सर्च करनी है अपनी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन वो कैसे करेंगे। यू कैन यूज़ सम ऑफ द सर्च इंजन्स, देयर आर मैनी सर्च इंजन्स अवेलेबल जो कि आपको सर्च करके बता देंगे। सर्च इंजन्स की एग्जांपल लाइक गूगल एक सर्च इंजन है, इसी तरह बिंग एक सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का। तो इन सर्च इंजन्स के थ्रू आप अपनी मर्ज़ी की जो फाइल्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं, या जो भी आपका जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन एक्सेस दैट इन्फॉर्मेशन यूजिंग दीज सर्च इंजन्स। देन देयर आर सब्जेक्ट डायरेक्टरीज, मेटा सर्च इंजन्स, स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन्स एंड अदर सर्च टूल्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। सर्च इंजन्स
क्या होते हैं, these are the websites that use bots or spiders that periodically search the world wide web and automatically index and store the information in their database. ऐसी वेबसाइट्स जो बॉट्स का मतलब ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली काम करें, बट इट्स अ शॉर्टकट फॉर रोबोट। ये वैसा कोई रोबोट नहीं होता जो कि एक फ़िज़िकली जिसके बाजू हों, टांगें और वो चले, लेकिन इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वर्क्स लाइक अ रोबोट, तो इसलिए इसको बॉट कहते हैं। और स्पाइडर्स ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि क्रॉल करते रहते हैं स्पाइडर्स की तरह इंटरनेट के वेब के अक्रॉस। मतलब स्पाइडर्स जो हैं, जो मकड़ियाँ हैं, वो भी वेब पे क्रॉल करते हैं। इसी तरह जो वेबसाइट्स की वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब है, उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर क्रॉल करते हैं उनको स्पाइडर्स कहते हैं। और वो वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करके तो डेटाबेस में स्टोर करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल, अब गूगल जो है उसके जो सॉफ्टवेयर हैं, उसके स्पाइडर्स और बॉट्स हैं जो वो इंटरनेट सारे को क्रॉल कर, हर वक्त वो इंटरनेट को क्रॉल करके मुख्तलिफ वेबसाइट्स खोल के उनके अंदर की इन्फॉर्मेशन के कीवर्ड्स अपने डेटाबेस में स्टोर करते रहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप तक इन्फॉर्मेशन बहुत क्विक पहुंचती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि आप गूगल के ऊपर कोई वर्ड टाइप करते हैं और साथ ही गूगल आगे सजेशंस भी देना शुरू कर देता है। क्यों? कि उस वर्ड से रिलेटेड चीज़ें गूगल के डेटाबेस में स्टोर्ड हैं ऑलरेडी, और गूगल आपको विदिन अ सेकंड आपकी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन निकाल के ले आता है। आपका क्या ख्याल है कि ये आप जब टाइप करते हैं तो उस वक्त गूगल जाके इंटरनेट पे सर्च करता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। गूगल जो ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, स्पाइडर्स और बॉट्स, वो सारे इंटरनेट को खंगाल के उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते रहते हैं गूगल के डेटाबेस में, ताकि जैसे ही आप एक्सेस करें तो वो फ़ौरन से अपने पास से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे कि आप इस चीज़ की सर्च कर रहे हैं, ये फ़लाँ जगह पे लोकेटेड है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो देन इट टेक्स यू टू द ओरिजिनल वेब पेज वेयर दैट इन्फॉर्मेशन इज़ लोकेटेड। इसी तरह और भी सर्च इंजन अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल करके तो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे फाइंड कर सकते हैं। Then there are subject directories. These are listings and directories of web pages, files that have been assembled manually, selected and evaluated by humans. कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोग, मतलब ये कंप्यूटर बॉट्स और स्पाइडर्स नहीं काम करते, बल्कि एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो डायरेक्टरीज़ को लिस्टिंग करते हैं उनकी, और ये भी काइंड ऑफ सर्च इंजन्स ही हैं जिनकी मदद से आप इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। लेकिन इनकी एक्यूरेसी और कंप्यूटर बॉट्स की एक्यूरेसी में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर बॉट्स जो हैं वो डेफिनेटली उनका डेटाबेस मच लार्जर होगा, क्योंकि दे कैन वर्क मच क्विकर दैन अ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट देयर आर मेटा सर्च इंजन्स। ये ऐसे सर्च इंजन्स हैं जिनका अपना डेटाबेस नहीं होता। बेसिकली ये क्या करते हैं, आपकी क्वेरी के लेके तो आगे मल्टीपल सर्च इंजन्स को वो क्वेरी फीड कर देते हैं, और वो जो सर्च इंजन इनको रिस्पॉन्ड करते हैं तो ये वो रिज़ल्ट आपके सामने डिस्प्ले कर देते हैं। तो मेटा सर्च इंजन्स ऐसे काम करते हैं। तो इनकी एग्जांपल्स दी गई हैं, मेटा क्रॉलर, डॉगपाइल, प्रोफ्यूजन एट्सेट्रा। इसके अलावा देयर आर अदर टूल्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट लाइक FTP आर्काइव्स, जहाँ पे आप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए से फाइल्स कॉपी कर सकते हैं, मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, मल्टीमीडिया सर्च कर सकते हैं। लाइक यूट्यूब की वेबसाइट आप खोलें तो आप इस पर मल्टीमीडिया को सर्च कर सकते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर्स आपने सर्च करने हों तो केम स्पाइडर एक वेबसाइट है, और बेशुमार वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जाके तो केमिस्ट्री का कोई स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो आपको उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन या उसका नाम और बाकी चीज़ें भी सर्च करके बता सकता है। अब आप जो इंटरनेट के टूल्स और सर्विसेज उनको यूज़ कैसे करते हैं? ज़्यादातर तो जितनी सर्विसेज हैं आप वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उनको यूज़ करने के लिए आपके पास कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जिस तरह एक वेब ब्राउज़र होता है, मतलब उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप जाके इंटरनेट पे सर्विसेज जो इसकी एक्सेस कर सकते हैं। बगैर ब्राउज़र के आप डायरेक्टली सर्विसेज ओपन नहीं कर सकते। तो features and functions of available search tools and services vary accordingly. One must be familiar with the at least 2 or more search tools to become effective in finding information. आपको मुख्तलिफ टूल्स के साथ familiar होना चाहिए कि जिस तरह अगर गूगल को इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है, कोई और इन्फॉर्मेशन फ़ाइंड करनी है, कोई केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर फ़ाइंड करना है तो कैसे फ़ाइंड करना है, इमेजेस सर्च करने तो कैसे करने। तो ये सारी सर्विसेज आप इंटरनेट पे इनको लर्न कर सकते हैं और इनको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ब्राउज़र्स क्या होते हैं?
ब्राउज़र्स आर प्रोग्राम्स यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। कोई भी प्रोग्राम जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब तक रसाई दे उसको ब्राउज़र कहेंगे। और आप किसी भी सर्वर के ऊपर कोई पड़ा हुआ वेब पेज एक ब्राउज़र की मदद से ओपन कर सकते हैं और एक मल्टीमीडिया फॉर्मेट में आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा। मतलब सिर्फ टेक्स्ट लिखी हुई नहीं बताएगा बल्कि साथ पिक्चर्स, वीडियोस, वो सारा कुछ बीच में शो करेगा, तो उसको ब्राउज़र कहते हैं। तो इनकी एग्जांपल्स क्या हैं ये नीचे दी हुई हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, ओपरा, गूगल क्रोम एट्सेट्रा, ये सारे डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स हैं। ब्राउज़र के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन एंटर URL इन द लोकेशन और एड्रेस बार टू विजिट अ पर्टिकुलर वेबसाइट। जिस जगह पे आप वेबसाइट टाइप करते हैं www.google.com, उस को एड्रेस बार कहते हैं। मतलब ये वो जगह जहाँ पे एड्रेस लिखना है आपने, और वहाँ पे आप URL लिख के तो वेबसाइट खोल सकते हैं। यू कैन ओपन, रीसाइज और क्लोज अ ब्राउज़र विंडो। लोकेट एंड यूज़ द नेविगेशन टूल्स ऑन योर ब्राउज़र। मतलब जो बैक बटन है, रीलोड बटन है, रिफ्रेश का बटन है, होम, प्रिंट एट्सेट्रा, इन बटन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोई एक लिंक खोला, आप वापस जाना चाहते हैं, आप बैक के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरह आप वापस फॉरवर्ड जाना चाहते हैं तो फॉरवर्ड का बटन भी होता है। रिफ़्रेश करने का यानी कि पेज को रीलोड करना चाहते हैं उसका अलग बटन होता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए जब आप कोई ब्राउज़र विंडो खोलेंगे। Then you can identify and use hyperlinks to get around the web and you can download documents and file। ब्राउज़र इस्तेमाल करके आप ये सारे काम बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम अब कोई एक ब्राउज़र खोल के तो उसको देखते हैं कि उसके अंदर हम कैसे इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। अब ये देखें कि ये एक वेब ब्राउज़र मैंने ओपन किया जो कि यहाँ पे आपको एक एड्रेस बार नज़र आ रही है जिसके अंदर मैंने वेबसाइट का एड्रेस लिखा है। तो ये वेबसाइट को यहाँ पे लेके आ गया है। तो ये एड्रेस बार है, ये जो मैंने ये एड्रेस लिखा है दैट इज़ कॉल्ड एज अ URL। और उसके बाद जो आपको ये बाकी इसकी ब्राउज़र की जगह नज़र आ रही है, ये एक्चुअली वो प्लेस है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। ये देखें, इसका ये बैक बटन है, ये फॉरवर्ड बटन है, और इस तरह का जो सिंबल बना हो ना, इस तरह का एक सर्कल सा और आगे एक एरो हो, इसका मतलब रीफ्रेश होता है। ये किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हो तो इसको आप रीफ्रेश या रीलोड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देन गूगल के अंदर आपको सर्च करना हो तो आप इसके अंदर कोई भी जो टर्म है वो टाइप करेंगे तो वो आपको यहाँ पे उसके जो सर्च रिज़ल्ट्स हैं वो बता देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी केमिकल को सर्च करते हैं लाइक एथेनॉल। अब देखें कि मैंने एथेनॉल टाइप किया तो वो नीचे सजेशंस भी दे रहा है। एथेनॉल फार्मूला, एथेनॉल मीनिंग इन उर्दू, इट्स यूजेस, इट्स प्राइस इन पाकिस्तान, एथेनॉल बॉइलिंग पॉइंट, whatever, let's say we want to find ethanol boiling point, I click on that। तो ये देखें कि एथेनॉल का स्ट्रक्चर वगैरह भी लेके आ गया और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेंटीग्रेड ये यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। इधर राइट साइड पे भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो कितनी क्विकली देखें कि कंप्यूटर ने, ब्राउज़र ने जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे सर्च करके तो यहाँ पे डिलीवर कर दिया है। अब अगर ये इस वेबसाइट से मैं इस लिंक को खोलना चाहता हूँ जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो यहाँ पे क्लिक करूँ या इसको एक न्यू टैब में राइट क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। न्यू टैब का फ़ायदा है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ ही रहेगी और अलग टैब के अंदर हम उसको उस वेबसाइट को एक्सेस कर लेंगे। अब देखें इस वेबसाइट के ऊपर ये ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है जिसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब अगर आप इसके एड्रेस बार में क्लिक करते हैं तो देखें ये इसका एक्चुअल एड्रेस है जो कि उसकी डोमेन नेम, उसके अंदर जो डायरेक्टरीज़ हैं और उनके अंदर जो फाइल है उस सारी चीज़ों को एड्रेस कर रहा है। ये इसका URL है। तो यहाँ से आप URL को देख सकते हैं और इसको कॉपी करके किसी से शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने कीवर्ड्स जो हैं वो कैसे इस्तेमाल करें। मतलब एथेनॉल बॉइलिंग पॉइंट, अब ये कीवर्ड्स हैं। यू डोंट नीड टू राइट व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल, बिकॉज गूगल कोई आगे इंसान नहीं है कि वो आपकी पूरी सेंटेंसेस को रीड करेगा। आपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स सर्च करने हैं। अब जिस तरह इज़ है या ऑफ है, ये जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग नहीं है, इनको लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी सर्च जो है वो रिगार्डलेस ऑफ दोज वर्ड्स आपकी सर्च जो टर्म है वो आ जाएगी आपके सामने। तो आपने इन चीज़ों, अगर आपने एक से ज़्यादा कीवर्ड्स सर्च करने हों और आप चाहते हो कि वो
दोनों के दोनों कीवर्ड इकट्ठे उसके अंदर एक ही वेबसाइट के अंदर आए तो आप प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेट्स से कि हम ये टर्म लिखते हैं, अब वो प्लेसेस लाएगा जहाँ पे एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट प्लस मेल्टिंग पॉइंट ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी, वो वाले पेजेस आपके सामने लाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को उसने अलग करके सामने भी दिखा दिया। दैन ये आगे विकीपीडिया की वेबसाइट है जिसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन मज़ीद भी मौजूद है। सो दैट वाज ऑल अबाउट the networks and internet and different tools you can use on the internet. Thank you very much for watching and Allah Hafiz.